हेलो क्लास 10th बच्चों, जैसा कि मैंने आपको आपका सिलेबस बता ही दिया है और यह भी बता दिया है कि अभी तक कितना सिलेबस रिड्यूस किया गया है। जितनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास है हम उतनी आपको बता रहे हैं। आगे की जब हमें मिलेगी तो वो भी आपको बताई जाएगी। अभी तक का जो आपका रिड्यूस सिलेबस है उसके हिसाब से मैंने आपको साहित्य सागर की पुनरावृत्ति करवा दी है। साहित्य सागर में काउंसिल ने जो पाठ अभी तक हमें बताए हैं मैं आपको वो रिवाइज करवा चुकी हूँ। अब आज के वीडियो से मैं आपको एकांकी संचय, आपकी जो दूसरी पुस्तक है एकांकी संचय, उसके पाठों का रिवीजन प्रारंभ करवा रही हूँ। इसमें आपके 5 पाठ अभी तक काउंसिल ने डिसाइड किए हैं। आपका जो पाठ नंबर 5 है महाभारत की एक सांझ, वो अभी इस बार हटाया गया है सिलेबस से, यानी कि आपके 5 पाठ हुए। पहला संस्कार और भावना, दूसरा बहू की विदा, तीसरा हो गया आपका मातृभूमि का मान, चौथा हो गया सूखी डाली और नंबर 5 यानी कि छठे नंबर पे जो पाठ दिया गया है दीपदान। 5वां पाठ जो है महाभारत की एक सांझ वो काउंसिल ने अभी हटा दिया है। तो बच्चों, एकांकी संचय के ये समस्त पाठ मैं आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसका कार्य भी मैं आपके द्वारा करवा चुकी हूँ। तो मैं अब पाठ नंबर 1 संस्कार और भावना से आपका रिवीजन शुरू करवा रही हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिएगा। पाठ का सारांश जो है समरी मैं आपको बता रही हूँ। यदि फिर भी इसमें कोई डाउट होगा तो मैं आपको दोबारा से यह पाठ पढ़ाऊँगी। तो चलिए, संस्कार और भावना जैसे आपने पढ़ाई है। संस्कार और भावना एक माँ के द्वंद्व की कहानी है जिसमें एक माँ की भावनाओं को उजागर किया गया है। तो चलिए शुरू करते हैं। संस्कार और भावना का सारांश। प्रस्तुत एकांकी में परिवार की वास्तविकता का स्वरूप, संस्कार की पृष्ठभूमि और भावना के आवेग का द्वंद्व मार्मिक ढंग से उभर कर सामने आता है। एक माँ की ममता का जो द्वंद्व है वह उभर कर सामने आता है। एकांकी में एक परिवार का चित्रांकन किया गया है। एकांकी में एक परिवार का जिक्र किया गया है। माँ संक्रांति काल की नारी है। इसमें जो माँ है, मुख्य नायिका जो है माँ, वो एक संक्रांति काल की नारी है, पुराने विचारों वाली है। उसको जो अपने संस्कार मिले हैं वह उनको छोड़ती नहीं है। उसके बड़े बेटे का नाम जो है अविनाश है, छोटे पुत्र का नाम उमा है, छोटे पुत्र का नाम अतुल है, अतुल की पत्नी उमा है। माँ का जो बड़ा पुत्र है अविनाश, उसने एक विजातीय स्त्री से विवाह किया है तथा वह उसी के साथ अलग रहता है। क्योंकि उसने एक इंटरकास्ट मैरिज की है, इसलिए उसकी माँ अपनी बहू जो अविनाश की पत्नी है उसको स्वीकार नहीं करती। वह घर छोड़कर चला जाता है क्योंकि माँ एक संस्कारों वाली महिला है और उसे यह प्रेम विवाह पसंद नहीं आता कि उसने इंटरकास्ट मैरिज की है। पिछले दिनों अविनाश बहुत बीमार रहा, उसे हैजा हो गया था। माँ को इस बात का दुख है कि उसका बेटा बीमार रहा और उसे पता भी नहीं चला। बाहर वालों से उसे ज्ञात हुआ कि उसका बेटा बहुत बीमार हुआ। जब अविनाश बचपन में कभी बीमार हो जाता था तो वह कई कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी। वह सोचती है कि जब यही अविनाश बचपन में कभी बीमार हो जाता था तो वह कई कई दिनों तक खाना नहीं खाती थी, न सोती थी। माँ को पता चलता है कि उसका छोटा बेटा अतुल तथा उसकी पत्नी उमा अविनाश के यहाँ आते जाते रहे हैं। जब उसे यह पता चलता है कि ये लोग भी वहाँ आते जाते रहे हैं तो वह और भी दुखी होती है। माँ वहाँ इसलिए नहीं जाती क्योंकि अविनाश ने एक विजातीय बंगाली स्त्री से विवाह कर लिया, इसलिए वो अविनाश के यहाँ नहीं जाती। अविनाश की पत्नी अपनी सेवा तथा शुश्रूषा से अपने पति के प्राण बचा लेती है। अविनाश की जो पत्नी है वो इतनी सेवा करती है अपने पति की कि उसके प्राण बचा लेती है। पर माँ संस्कारों की दास्ता से मुक्त नहीं हो पाती, इसीलिए अविनाश के यहाँ न जाकर भीतर ही भीतर व्यथित रहती है। वो अपने बेटे की चिंता में घुलती रहती है, लेकिन उसके संस्कार इतने मजबूत होते हैं कि वे बेटे की बीमारी का सुनकर भी उसके यहाँ नहीं जाती और अंदर ही अंदर दुखी होती रहती है। माँ को यह पता चलता है कि अभी अविनाश की पत्नी जो है अविनाश की सेवा करते करते गंभीर रूप से बीमार हो गई है तथा उसके बचने की कोई आशा नहीं है। जब माँ को यह ज्ञात होता है तो अतुल जो छोटा बेटा है वो माँ से कहता है कि भाभी ने तो प्राण खपाकर भैया को बचा लिया। वो कहता है कि भाभी ने तो अपने प्राण लगाकर भैया को बचा लिया, पर भैया के पास भाभी को बचाने के लिए प्राण नहीं है, उनके पास इतनी शक्ति नहीं है।
अतुल का कहना यह है कि भाभी में तो इतनी शक्ति थी कि उसने भैया के प्राण बचा लिए, लेकिन अब भैया के पास इतना दमखम नहीं है कि वे भाभी के प्राण बचा लें। भैया में एक दोष है कि जो कहते हैं करना जानते हैं। वह यह भी कहता है कि भैया में एक ही दोष है कि वो जो भी कहते हैं ना करना जानते हैं, वे किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे। यदि वह यह घर छोड़कर चले गए हैं तो अब वो किसी के आगे हाथ नहीं पसारेंगे, किसी की हेल्प नहीं लेंगे। यह सुनकर माँ का वात्सल्य एवं ममता उद्वेलित हो जाते हैं। वह अपने आप को रोक नहीं पाती। पुत्र प्रेम से विवल होकर वह अतुल से उसे अविनाश के घर तुरंत ले चलने का आग्रह करती है। पुत्र प्रेम से बेचैन होकर वह अपने छोटे बेटे से कहती है कि मुझे अविनाश के घर ले चल, तथा इस प्रकार परिस्थितियों से मजबूर होकर संस्कारों की दास्ता से मुक्त हो जाती है। मतलब संस्कारों के ऊपर भावनाओं की जीत हो जाती है। माँ जो है अपनी संस्कारों की दास्ता से मुक्त होकर अविनाश के घर चली जाती है। मतलब भावना जीत जाती है और संस्कार पीछे रह जाते हैं। मुझे उम्मीद है यह चैप्टर आपको समझ में आया होगा, क्योंकि आपने पहले भी इसको पढ़ा है। अब आपका दूसरा चैप्टर है बहू की विदा। तो चलिए अब बहू की विदा चैप्टर शुरू करते हैं। बहू की विदा भी बहुत आसान चैप्टर है। बहू की विदा में दहेज की समस्या को उजागर किया गया है, जैसा कि आपको पता ही है। जो इसमें मुख्य नायक है जीवनलाल, वह जो है दहेज लेने देने का समर्थन करते हैं और एक धनी व्यापारी हैं। उनकी आयु 50 वर्ष है। राजेश्वरी उनकी पत्नी है, उनकी अवस्था 46 वर्ष है, 46 साल की है। रमेश जीवनलाल का पुत्र है, उसकी अवस्था 22 साल है। कमला जो है रमेश की पत्नी है, अवस्था उसकी 19 वर्ष है, उसकी एज 19 वर्ष है। प्रमोद जो है कमला का भाई है, उसकी आयु 23 वर्ष है। बहू की विदा एकांकी में समाज में व्याप्त दहेज की समस्या को चित्रित किया गया है कि दहेज कई लोगों के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। एकांकी में एक धनी व्यापारी जीवनलाल अपनी बहू को सावन के अवसर पर इसलिए उसके मायके भेजने की अनुमति नहीं देते हैं क्योंकि बहू के मायके वालों ने उसकी दहेज की मांग पूरी नहीं की थी। मतलब उसके मायके वालों ने उसे अपनी बहन को ऐसे ही विदा कर दिया था उसके भाई ने, मतलब उसको दहेज पूरा नहीं दिया था। जब बहू के मायके से उसका भाई उसे लेवाने आया, प्रमोद उसको लेने के लिए आया, तो जीवनलाल उसे खूब खरी खोटी सुनाता है तथा अपनी बेटी को स्वयं के द्वारा दिए गए दहेज की चर्चा करता है। प्रमोद से कमला के भाई से जीवनलाल बहुत बहस करते हैं और अपनी बेटी के बारे में बताते हैं। उनकी बेटी गौरी जो है उसकी भी पिछले महीने शादी हुई है कि उन्होंने कितना दहेज उसको दिया, और सारे जो बिरादरी वाले थे वो देखते ही रह गए। सबने अपने दांतों तले उंगली दबा ली। ठीक है। पर जीवनलाल की पत्नी राजेश्वरी अपनी बहू के प्रति आत्मीय भाव रखती है, लेकिन राजेश्वरी की सोच ऐसी नहीं है जो जीवनलाल की पत्नी है। वह अपनी बहू को बहुत प्रेम करती है और दहेज का समर्थन नहीं करती है। जीवनलाल का पुत्र भी अपनी बहन को लेने उसके ससुराल गया हुआ है। जो कमला का पति है रमेश, जीवनलाल का पुत्र, वो भी अपनी बहन को मायके लाने के लिए, सावन मनाने के लिए उसके ससुराल गया हुआ है, परंतु उसके ससुराल वाले भी जीवनलाल की पुत्री को नहीं भेजते, जबकि जीवनलाल ने इतना अधिक दहेज दिया था जिसकी चर्चा वह करते हैं। लेकिन गौरी के ससुराल वाले भी यह कहकर उसकी पुत्री को नहीं भेजते कि उन्हें दहेज कम मिला है। वे भी उससे दहेज की मांग करते हैं। इस घटना को देखकर जीवनलाल का हृदय परिवर्तन हो जाता है। जब वह देखता है कि गौरी के ससुराल वालों ने भी उसे नहीं भेजा तो उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है तथा वह खुशी खुशी अपनी बहू को उसके भाई के साथ विदा करने के लिए तैयार हो जाता है। जीवनलाल दहेज लोभी है, परंतु वह यह भूल जाता है कि वह जैसा व्यवहार अपनी बहू के साथ कर रहा है उसकी बेटी के साथ वैसा व्यवहार उसके ससुराल वाले भी कर सकते हैं। उसे इस बात की उम्मीद नहीं थी, लेकिन जब उसकी बेटी के साथ भी ऐसा ही होता है तब उसे अकल आती है। एकांकी में एकांकीकार ने बहू बेटी के अंतर को समाप्त करने की ही पारिवारिक और सामाजिक स्तर पर हितकर माना है। एकांकी में यह भी दर्शाया गया है कि बेटी और बहू को एक ही तराजू में तोलना चाहिए, एक ही नज़र से देखना चाहिए। बेटी जैसी अपनी बेटी को प्यार करते हैं वैसे ही अपनी बहू को सम्मान देना चाहिए। जीवनलाल को यह बात अंत में समझ में आती है जब उसकी बेटी को भी यह कहकर नहीं भेजा जाता कि दहेज जो है बहुत कम था, जबकि जीवनलाल ने दिल खोल के अपनी बेटी की शादी में खर्चा किया था, दहेज भी खूब दिया था और उसके बारात वालों की खातिरदारी भी बहुत अच्छे से की थी। तो यह है एकांकी बहू की विदा। इतना ही इस एकांकी में है। अगर आपको पूरा इसकी जो एकांकी है, जो स्टोरी इसमें दी गई है वो आपको पूरी पढ़नी है तो आप पूरी भी पढ़ सकते हैं, और पूरी पढ़नी ही होगी आपको एग्ज़ाम के लिए। तो बच्चों आपको ये एकांकी भी समझ में आई होगी। 2 एकांकी मैंने आपको पढ़ाई, संस्कार और भावना और बहू की
विदा। दोनों को आप अच्छे से रिवाइज़ करिए, पढ़िए, डिटेल में पढ़िए। जो भी प्रश्न उत्तर दिए जा रहे हैं उनके जो प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं उनके उत्तर ठीक प्रकार से लिखिए, अच्छे से लिखिए। अभी भी बहुत से बच्चे होमवर्क नहीं भेज रहे हैं, गृह कार्य अपना नहीं भेज रहे हैं। प्लीज़ बच्चों, इसमें ढिलाई मत करिए, लापरवाही मत करिए, रेगुलर रहिए। आपको पहले भी कहा था कि होमवर्क रेगुलर सेंड करते रहिए, नहीं तो एकदम से बर्डन पड़ जाएगा, क्योंकि सारे होमवर्क आपको सबमिट करने ही करने हैं। उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे। लेकिन कुछ बच्चे इसमें अभी तक रेगुलर नहीं हुए हैं, बहुत ही बुरा हाल है। समझा कर थक गए हैं, लेकिन आपकी समझ में बात नहीं आ रही है। फिर से आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सभी सब्जेक्ट्स का जो गृह कार्य आपको दिया जा रहा है उसे आप टाइम से जीमेल पे सेंड कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो रही है तो स्कूल आपको बुलाया ही जाता है हर हफ्ते, वहाँ आकर बताइए कि मेल नहीं हो रहा है, किस लिए नहीं जा रहा है, फ़ोन चेक करवाइए, तभी आप अपना होमवर्क रेगुलर रूप से कर पाएंगे। ठीक है बच्चों, अब नेक्स्ट एकांकी का रिवीजन मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगी। तब तक आप इन 2 पाठों को रिवाइज करिए। धन्यवाद।